हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह और मैं इस वीडियो में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के ऊपर बात करूंगा। इस वीडियो में नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम पॉलिटिकल साइंस की जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक नेशन बिल्डिंग वाला जो टॉपिक है बहुत ही मैटर करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटली इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ 12th क्लास ऑल्सो, और ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसका एक हिस्सा है और उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। जो प्रेजेंट एनसीईआरटी की जो 12th की बुक है उसका जो नाम है वह है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और उस बुक के तहत ही इस चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि ये चैप्टर और ये इसमें जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। द चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जहाँ तक चैलेंजेस का प्रश्न है तो चैलेंज का मतलब चुनौती होता है, और इसका जो पर्सपेक्टिव है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस। भारत 1947 में इंडिपेंडेंट होता है, लिबरेट होता है। एज यू नो, इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल by our freedom fighters we got freedom in 1947. तो इससे पहले कि नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस क्या होते हैं, हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें। इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो इसमें हम उस पर्सपेक्टिव को रखते हैं जब भारत आज़ाद होता है और भारत के सामने कुछ चुनौतियाँ आती हैं। उन्हें कहते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग बिफोर इंडिया ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। 14 और 15 अगस्त की रात को भारत को सत्ता सौंप दी जाती है। 14-15 अगस्त 1947 की रात को भारत को फ्री या इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर घोषित कर दिया जाता है, और उसी समय जो है देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे मिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वो अपना एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच को जो है एक नया नाम उन्होंने दिया, और वो भाषण था हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। तो उस भाषण का जो नाम, शॉर्ट में जो नाम है, उसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में कहें तो भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी कि ऐसी ये डेस्टिनी थी जिसे हमें पाना था और इसके लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ा था। अब हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन आज़ादी प्राप्त करने के बाद हमारी जो यात्रा थी वो ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि यहाँ से यात्रा शुरू हुई। अब हमें अपने देश को आगे बढ़ाना था, अपने यहाँ एक नया सिस्टम बनाना था, एक गवर्नमेंट इस्टाब्लिश करनी थी, एक सिस्टम, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और
देश को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाना था। तो इतने सारे हमारे सामने चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। As far as meaning and definition of nation is concerned, so we can say that the word nation has been taken from Latin word natus, natus or natio, that means race or birth और कास्ट। नेशन जो शब्द है जिसको हम हिंदी में राष्ट्र कहते हैं, ये नेशियो से लिया गया है, या कुछ विद्वान कहते हैं कि नेटस से लिया गया है, और दोनों का मतलब लगभग वही है जिसे हम रेश कहते हैं या कास्ट कहते हैं या बर्थ कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्र एक ऐसा समूह है जो राष्ट्र एक ऐसा समूह है, लोगों का ऐसा समूह है जो एक विशेष नस्ल से संबंध रखते हैं या विशेष जाति से संबंध रखते हैं। एक इसकी संकुचित परिभाषा है, यानी जब हम नेशन को डिफाइन करते हैं तो नेशन के दो इसके पर्सपेक्टिव लिए जाते हैं। एक तो पैरोकियल संकुचित, और एक होता है कॉम्प्रहेंसिव विराट या विस्तृत विशाल। तो लोगों के ऐसे समूह को जो एक नस्ल से संबंध रखता है या जिसका मूल नस्ल, जिसका एक समान नस्ल से जिसका संबंध है, जिसके पूर्वज एक जैसे रहे हों या फिर जिनकी जाति एक जैसी रही हो या जिनका धर्म एक जैसा रहा हो, ऐसे लोगों के समूह को हम राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि उनमें यूनिटी की भावना पाई जाती है। तो आफ्टर ऑल नेशन इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ए फीलिंग ऑफ यूनिटी, and this feeling is found on the basis of a particular element of nation, and that element can be a caste or a religion or a region or a language or a culture, etc. So it is a you can say parochial definition of the word nation. As far as its comprehensive definition is concerned, so we can say that nation is the feeling of belongingness, feeling of unity, cutting across the castes, religions, languages, cultures, etc. आपकी जाति कोई भी हो, आपका धर्म कोई भी हो, आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप डाइवर्सिटी होते हुए भी एक साथ रहने की आपके मन में विचार आ जाता है और आप एक समूह बन जाते हैं, तब आप सच्चे मायनों में राष्ट्र बनते हैं। तो दिस इज द कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, नेशन। सो हाउजर सेज, हाउजर is a scholar of political science. He talks about nation. He says, nation takes place with a feeling of togetherness, not by unity of people belonging to a language or race or caste. Here, Hauser is focusing on a comprehensive definition, comprehensive aspect of nation. वो कहता है कि राष्ट्र एकता की भावना के साथ बनता है, एकता की भावना के साथ जन्म लेता है ना, ना कि नॉट बाय यूनिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ए लैंग्वेज और रेस और कास्ट, ना कि एक जाति या धर्म या एक भाषा बोलने वाले समूह से संबंध रखने वाले जो लोग हैं उनके बीच में एकता से ये राष्ट्र नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र तो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है। ओके,
तो ये इसकी एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, इसका एक मीनिंग है जिसको हम ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इन नटसेल वी कैन से दैट नेशन इज अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग पीपल एक्सेप्ट देयर, और you can say cutting across their languages, their religions, their races, their castes, their cultures etc. उनकी कास्ट कोई भी हो, उनका धर्म कोई भी हो, उनकी जाति कोई भी हो, और उनका भाषा कोई भी बोलते हों, लेकिन जब उनके अंदर एकजुट रहने की भावना आ जाती है तो वो समूह राष्ट्र बन जाता है। इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट काइंड ऑफ नेशन। You can see that India is full of diversity. We have people belonging to different castes. We have thousands of castes, more than 6,000 castes living in India. Yet we are living together. India having hundreds of religions. Still we are living together. India is a country having many languages, yet we are living together. On the other hand, if we see European cases, we see that the people are divided on the basis of languages. There are many nations, there are many countries that have taken place on the basis of languages. Whether it is France, whether it is Germany, whether it is Italy, and so on. There are many countries which have taken place on the basis of language, because the people living in a particular area speak a different language, therefore they are different nation. But as far as India is concerned, it is not true. We are a broad society. We have different languages. We have different cultures. Yet we are living together. It means the feeling of unity or the feeling of togetherness is more high in India as far as comparison with other countries is concerned. तो ये इसका डेफिनेशन हो गई, इसका मीनिंग हो गया कि हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि राष्ट्र कोई एक जाति या एक धर्म के लोगों का समूह नहीं है, बल्कि हालांकि एक संकुचित रूप में या संकुचित परिभाषा इसकी हो सकती है कि राष्ट्र एक ऐसे लोगों का समूह है जिनका समान धर्म है या जो एक जाति के लोग हैं। ये एक इसकी संकुचित परिभाषा है, ये भी परिभाषा इसकी है, बट इट इज नॉट ए ट्रू डेफिनेशन ऑफ नेशन। क्लियर? लेकिन इसकी जो ब्रॉड डेफिनेशन है वो यही है कि राष्ट्र एक ऐसे लोगों का समूह है जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों के होते हुए भी जिनमें एकता की भावना और एक साथ रहने की भावना भरी हुई है, ऐसे लोगों के समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ नेशन। नेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि नेशन बनता कैसे है। अब वो हम इसका जो है पैरोकियल जो एस्पेक्ट है नेशन का, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर होती है। वो एलिमेंट रेस भी हो सकती है, वो एलिमेंट रिलीजन भी हो सकता है, वो लैंग्वेज भी हो सकता है। तो let's discuss the elements of nation. There are many elements of a nation. There are many, you can say, foundations of a nation. राष्ट्र बनने के बहुत सारे तत्व हो सकते हैं जिनके आधार पर एक राष्ट्र बनता है, जिनमें से पहला है इक्वलिटी ऑफ रेस। इक्वलिटी ऑफ रेस का मतलब है कि जो नस्ल है उसकी समानता, यानी कि ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जब एक जैसे समूह के लोग होते हैं
एक जैसे समूह के लोग, मतलब कहने का मतलब है कि अगर उनका जो रूट है, जड़ है, मूल है, वो एक जैसा है तो उनमें यूनिटी की भावना ज़्यादा प्रबल होती है। द फीलिंग ऑफ यूनिटी इज पोटेंशियल, है ना, it is more vibrant than the people of different you can say origins। जब अलग अलग मूल के लोग होते हैं उनकी अपेक्षा उन लोगों में यूनिटी की भावना ज़्यादा अधिक पाई जाती है जो एक ही मूल के लोग हैं। ओके, तो इस आधार पर भी राष्ट्र बन जाता है। अगर एक ही नस्ल के लोग जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके अंदर यूनिटी की भावना प्रबल हो जाती है, और वो यूनिटी की भावना जब उनके अंदर बढ़ जाती है तो वो अपने आप एक मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब नस्ल के आधार पर राष्ट्र बनते हैं और बने हैं। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे नस्ल के आधार पर बनने वाले राष्ट्रों से। दूसरा जो एलिमेंट है वो है इक्वलिटी ऑफ रिलीजन। अब इक्वलिटी ऑफ रिलीजन का मतलब है कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का बनना, यानी कि रिलीजन बिकम्स द बेसिस ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र के बनने का आधार धर्म बन जाता है, यानी कि पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन feels comfortable with each other, they join their hands, come close to each other and make a nation। It is a very simple। एक ही धर्म के लोग आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, यूनिटी उनके अंदर अपना आप ही आ जाती है क्योंकि वो एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो एक ईश्वर को, एक यू कैन से गॉड को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर यूनिटी अपने आप आ जाएगी। और जब उनके अंदर यूनिटी आ जाएगी तो उनके अंदर फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस भी आ जाएगी, और इस तरह से राष्ट्र बन जाता है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो धर्म के आधार पर बने हैं। रिसेंटली जो पाकिस्तान है, इट वाज आल्सो फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जिन्ना डिमांडेड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हिज आर्गुमेंट वाज दैट वी आर ए डिफरेंट नेशन, वी आर ए डिफरेंट रिलीजन, and he gave two nation theory। He said India is not a one nation, India have two nations, one for Muslims and another for Hindus, and on the basis of religion he demanded for Pakistan, that was a land for Muslims। तो पाकिस्तान बन गया। यस, तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जो धर्म के आधार पर बने हैं। अगला एलिमेंट है इसका इक्वलिटी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो भाषा के आधार पर भी बहुत सारे राष्ट्र बने हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे राष्ट्र हैं। ये ऐसे जो देश हैं जो एक भाषा बोलते हैं और उस भाषा के आधार पर इन लोगों में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है, और इन्होंने फिर एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके एक राष्ट्र बना लिया। अगला है इक्वलिटी ऑफ कल्चर और ट्रेडिशंस। कल्चर एंड ट्रेडिशंस, यानी कि जब एक लोगों के एक समूह में समान कल्चर या समान ट्रेडिशंस या परंपराएं वहाँ पर फॉलो की जाती हैं तो वो लोग भी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज महसूस करते हैं, नज़दीक महसूस करते हैं, उनके अंदर जुड़ाव पैदा हो जाता है, और यही जुड़ाव पैदा हो जाता है उनकी यूनिटी बढ़ जाती है, और जब यूनिटी बढ़ जाती है तो उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है वो आ जाती है और राष्ट्र बन जाता है। ऐसा हम देख सकते हैं बांग्लादेश के बारे में कि पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक वेस्टर्न पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और एक ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। तो वेस्टर्न पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट, ईस्टर्न पाकिस्तान का
कल्चर डिफरेंट, उनकी ट्रेडिशंस डिफरेंट, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट, उनका यू कैन से उनका जो ड्रेसिंग है, उनका पहनावा वो भी डिफरेंट। तो कल्चर डिफरेंट होने की वजह से, लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से पीपल ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान वर नॉट फीलिंग वेल with the Western Pakistanis, and they started to demand for a different nation, for a different country, that is the Bangladesh. उन्होंने बांग्लादेश बनाने की मांग कर दी कि हमारा तो अलग कल्चर है, हमारी अलग संस्कृति है, हमारा इनसे कोई मेल जोल नहीं है, धर्म हमारा बेशक से एक है, तो लेकिन हमारा कल्चर अलग है, तो वी नीड ए डिफरेंट नेशन, वी नीड ए डिफरेंट कंट्री। और इस तरह से बांग्लादेश बन गया। हालांकि उसके लिए लड़ाई झगड़े हुए थे, युद्ध हुआ था 1971 में, और भारत ने भी उसमें पार्ट प्ले किया था, और इस तरह से बांग्लादेश बना। लेकिन बांग्लादेश बनने का जो कारण बना, उसमें बड़ा कारण था कल्चर और ट्रेडिशंस का अलग होना वेस्टर्न पाकिस्तान से। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ, यू कैन से यूनिटी, ज्योग्राफिकल यूनिटी और यूनिटी ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस। यानी कि एक जो भौगोलिक स्थिति है, एक जमीन का टुकड़ा जो बिल्कुल अपने आप में अलग दिखाई देता है, तो उस जमीन के टुकड़े पे जो लोग रहते हैं वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी मानते हैं, ये टुकड़ा हमारा है और इस टुकड़े पे जो हम रह रहे हैं तो ये हम जो है इसके निवासी हैं और ये टुकड़ा हमारा ही होना चाहिए। तो इस तरह से वो एक अलग टुकड़ा, जो भूमि का टुकड़ा है, जिसमें एक भौगोलिक यूनिटी पाई जाती है, जिसमें एक ज्योग्राफिकल यूनिटी पाई जाती है, वह एक आधार बनता है एक नए राष्ट्र के निर्माण का। ठीक है। इसके साथ जैसे कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता के जन्म और विकास में मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा की भावना भी एक सहायक तत्व का काम करती है। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां पर भौगोलिक एकता के तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसी राष्ट्र को बनाने में। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहूदियों को, जैसे कि 1948 में फ़लस्तीन के इलाके में एक उस एरिया को जो बिल्कुल जिसकी ज्योग्राफिकल जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अलग थी दूसरे फ़लस्तीन से, तो उसको बाद में 1948 में इजराइल के रूप में घोषित कर दिया और वो इजराइल बन गया। ठीक है। तो ज्योग्राफिकल यूनिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल in making a nation. Another important element is common interests. जब लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके जो हित हैं समान होते हैं, तो वो भी एकजुट महसूस करते हैं और एक दूसरे के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं और मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम इसमें अपने इंडिया को हम देख सकते हैं कि इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, और हमारे जितने भी यहाँ लोग थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे या जैन थे या बुद्धिस्ट थे या कोई भी और जो दूसरे धर्म के लोग थे, और डिफरेंट कास्ट्स, हजारों हजार जातियों के लोग, इतनी डाइवर्सिटी, बावजूद इसके उनका सबका इंटरेस्ट एक ही था, और इंटरेस्ट क्या था? फ्रीडम। सभी फ्रीडम चाहते थे, सभी आज़ादी चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फॉरेन रूल था, एक विदेशी शासन था, और सभी उससे निजात पाना चाहते थे। ऑल वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, देयरफॉर दे केम टुगेदर एंड दे जॉइंड देयर हैंड्स एंड दे फॉट टुगेदर। इन दिस वे इंडिया गॉट फ्रीडम एंड बिकम अ नेशन। तो इस तरह से जब इंटरेस्ट कॉमन होते हैं लोगों के, तब भी एक राष्ट्र बन जाता है
यद्यपि उनका धर्म, उनकी जातियाँ या उनकी जो है भाषाएं अलग अलग हों। अगला जो एलिमेंट है वह है कॉमन हिस्ट्री, यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह जिनका इतिहास समान रहा है, यानी कि जिनके जो नायक हैं, जो नायिकाएं हैं, वो बिल्कुल सेम है, बराबर है, इक्वल है, पुराने ज़माने से वही चले आ रहे हैं। तो वो अपने आप को एक महसूस करते हैं कि हमारी एक हिस्ट्री है और हमारी एक पहचान है, आइडेंटिटी है, और एक हिस्ट्री होने के नाते हम एक अलग ग्रुप है, एक अलग समूह है, और इस आधार पर भी राष्ट्र बन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति या समूह का समान इतिहास भी राष्ट्र निर्माण में बहुत अधिक सहायक होता है। किसी भी देश में विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध छेड़ा गया सामूहिक संघर्ष राष्ट्र के विकास में बहुत सहायक होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो 1857 का हमारा जो सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको हम आर्म्ड रेबेलियन कहते हैं, उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने, और फिर बाद में हमारे यहाँ घटना घटी जलियांवाला बाग, जो कि एक बहुत ही बड़ी घटना थी, एक जेनोसाइड था, नरसंहार था, जो जनरल डायर के कहने पर हुआ था 1919 में। इन घटनाओं ने भारतीयों के अंदर राष्ट्र की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सब लोग एकजुट हो गए, चाहे वो बंगाल के लोग हों, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो महाराष्ट्र उस समय तो बॉम्बे था, खैर बॉम्बे के लोग हों, या उत्तर प्रदेश के लोग हों, सभी एकजुट हो गए और सबका एक ही उद्देश्य हो गया कि कैसे न कैसे इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़कर फेंकना है। और वो एकजुट हो गए, उन्होंने लड़ाई लड़ी, आपस में संघर्ष जो है आपस में मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, और लड़ाई के बाद भारत को एक तरह से अलग देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में उभरने में काफ़ी मदद मिली और भारत एक राष्ट्र बन गया। तो कॉमन हिस्ट्री ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट वन इज कॉमन सफरिंग्स, यानी कोई भी ऐसे लोग जिनकी पीड़ाएं लगभग बराबर रही हैं, जो एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जिनमें उन्हें दुख झेलने पड़े हैं, तो वो लोग चाहे अलग अलग जातियों के हों या अलग अलग धर्म के ही हों, वो भी सब अपने आप में एक आइडेंटिटी को जो है क्रिएट करते हैं कि यस, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हम सब सफ़रर्स हैं और हम पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, इसलिए हम एक अलग समूह हो गए, एक अलग ग्रुप हो गए। और जब वो ग्रुप अपने आप में एक बड़ा ग्रुप हो जाता है और उनके अंदर एक साथ रहने की भावना पैदा हो जाती है, तो फिर वो भी राष्ट्र बन जाता है। इस तरह से जो नेक्स्ट एलिमेंट है कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, जिनको हम समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं या आकांक्षाएं भी कहते हैं। यानी कि जब लोगों की आकांक्षाएं एक जैसी हो जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं, यद्यपि उनकी जो सोशल बैकग्राउंड है या सोशल जो उनका बेस है वो डिफरेंट हो सकता है, उनका धर्म अलग हो सकता है, उनकी जाति अलग हो सकती है, वो अलग भाषा बोलने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन यानी कि एक राजनीतिक संगठन बनाने की भावना पैदा हो जाती है, तो भी राष्ट्र बन जाता है। मॉडर्न जो एज है ये इसी का उदाहरण है। आधुनिक युग में समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी राष्ट्र निर्माण के विकास में बहुत सहायक हुई हैं, है ना। एक ही शासन के अंतर्गत रहते हुए देशवासियों में एकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब वो अलग एक ही देश में रहते हुए और अलग शासन के अधीन वो रहते हैं, तो फिर उनके मन में ये आ जाता है कि हमें इस शासन से मुक्ति पानी है, निजात पाना है। तो उनके अंदर एक एस्पिरेशन पैदा होती है, एक महत्वाकांक्षा पैदा होती है अलग देश बनने की, और वो देश बन जाता है।
ठीक है ना, कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। इसका उदाहरण श्रीलंका भी हो सकता है, हालांकि श्रीलंका डिवीजन नहीं हुआ, टूटा नहीं, बच गया। वहाँ पर सिविल वॉर हो गया था, गृह युद्ध हो गया था, क्योंकि तमिल्स के साथ वहाँ पर जो नाइंसाफ़ी हुई, तमिल्स को राइट्स नहीं दिए गए और उनको डिप्राइव कर दिया गया राइट से। और वहाँ पर सिन्हालीज ने पूरी तरह से अपने आप को डोमिनेंट पोजीशन में जो है क्रिएट कर दिया, खड़ा कर दिया, और तमिल्स को काफ़ी लॉस हुआ, जिससे तमिल्स ने इसका विरोध किया और वो उस एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, और श्रीलंका हालांकि उसका डिवीज़न नहीं हुआ, बच गया, लेकिन वो कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, हालत बहुत ख़राब थे, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, एक स्ट्रगल हुआ था, एक वायलेंट स्ट्रगल हुआ था, और उस वायलेंट स्ट्रगल में काफ़ी लोग मारे गए थे। और उन तमिल्स की यही इच्छा थी कि हमारा एक अलग लैंड बनना चाहिए, एक हमारा अलग कंट्री होना चाहिए। व्हेन यू आर नॉट गिविंग अस राइट्स, देन गिव अस अदर कंट्री, गिव अस अदर नेशन। अगर हाँ आप हमें अपना एक पार्ट नहीं समझते हो, आप हमें राइट्स नहीं देते हो, तो व्हाई वी आर लिविंग विद यू, क्यों हम आपके साथ रह रहे हैं? लिबरेट अस। और अगर आप हमें लिबरेट नहीं करते तो हम जबरदस्ती छीन के लेंगे। और उन्होंने वायलेंट स्ट्रगल किया इसके लिए, हालांकि स्ट्रगल वाज क्रस्ट, उसको कुचल दिया गया था, और उसमें इंडिया ने भी रोल प्ले किया था उस अपराइजिंग को क्रश करने में। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशन, इनके आधार पर ही राष्ट्र बनते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो राष्ट्र बनते हैं वो संकुचित दायरा होता है उनका, लेकिन जो विराट जो दायरा है वो भारत जैसा राष्ट्र बनना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत, इंडिया इज़ ए कंट्री हैविंग डाइवर्सिटीज़। कोई यहाँ एक डाइवर्सिटी नहीं है, देयर आर मेनी डाइवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं। और इसके होते हुए भी वी आर ए वन नेशन, वी आर वन कंट्री, वी हैव वन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव वन फ्लैग, तो इट इज़ वन, वी हैव वन सेंट्रल अथॉरिटी यू कैन से। तो इतना विराट और इतना विशाल देश है भारत, अपनी विविधताओं के बावजूद। इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कॉज है, और वो है फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ लव टू द नेशन। अब हम चर्चा करेंगे जो इस चैप्टर का जो मेन जो थीम है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो क्वेश्चन कैन बी कि व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ इंडिया on the eve of independence? When India got freedom, India got challenges also. भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसने बहुत सारी चैलेंजेस को भी सामने, एक चैलेंज तो उसने अभी झेला ही था कि अपने आप को आज़ाद करवाना था, इट वाज ऑल्सो ए चैलेंज। और उस चैलेंज में ये सफल हो गए और इंडिया आज़ाद हो गया। ब्रिटिशर्स ने भारत को आज़ाद कर दिया, लेकिन आज़ाद होने के बाद कहानी ख़त्म नहीं हो गई, वहाँ से कहानी की शुरुआत हुई ना। इंडिया जो है अब वहाँ एक जीरो पॉइंट पे खड़ा था, अब जीरो पॉइंट से उसे आगे बढ़ना था और अपने आप को बिल्डअप करना था। दिस इज नेशन बिल्डिंग, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो सेड दैट इंडिया इज नॉट ए नेशन बट इट इज ए नेशन इन बिल्डिंग, इट इज ए नेशन इन प्रोसेस। अभी ये यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, अभी इसको राष्ट्र बनना है। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन वो अभी एक राष्ट्र नहीं था, उसे राष्ट्र बनना था। और उस राष्ट्र बनने की जो मार्ग था, उसमें उसके सामने कई चुनौतियाँ थीं। उन चुनौतियों से पार पाना था, उन चुनौतियों से बाहर निकलना था, तभी भारत एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता था। तो लेट्स डिस्कस व्हाट वर द चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड ऑन द eve ऑफ इंडिपेंडेंस। दीज वर नंबर 1 अकोमोडेशन एंड यूनिटी। अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, है ना, और यूनिटी। एज वी नो दैट इंडिया गॉट फ्रीडम,
but it had to pay a lot. भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था. इंडिया फेस्ड पार्टीशन. भारत की शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी. भारत का विभाजन हो गया था. भारत के टुकड़े हो गए थे, है ना. और वहाँ पर वायलेंट राइट्स हुए थे, खूनी संघर्ष हुआ था. हिंदू मुस्लिम यूनिटी ख़त्म हो गई थी. हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे. लगभग 10 लाख लोग उन दंगों के भेंट चढ़ गए थे. विभाजन की वजह से जो दंगे हुए उसके भेंट चढ़ गए थे. तो इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान भारत को हुआ. प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. संपत्ति छिन्न भिन्न हो गई. अब ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर अविश्वास की भावना थी. बहुत सारे लोग, बहुत सारे यू कैन से मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए. लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुस्लिम भारत में ही रह गए. अब उनको एकोमोडेट करना था. हाउ टू एकोमोडेट देम, और कैसे उनके अंदर जो यहाँ जो मुस्लिम और हिंदू जो रह गए हैं अब इंडिया में, उनके अंदर कैसे यूनिटी क्रिएट की जाए. इट वाज ए बिग चैलेंज. ओके, नेक्स्ट वन वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. इंडिया ने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब इसका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम भी चाहिए. इसका एक गवर्नमेंट सिस्टम भी चाहिए जो देश के नागरिकों के लिए कानून बनाएगा, पॉलिसीज़ को फ्रेम करेगा, डिसीजंस लेगा, लोगों में डिसिप्लिन क्रिएट करेगा, लोगों को सिक्योरिटी देगा, लोगों में जस्टिस और सोशल जस्टिस इंश्योर करेगा. तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक सिस्टम चाहिए. और सिस्टम क्या था? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. और उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा होना चाहिए? सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेमोक्रेसी होना चाहिए. तो देश में हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी थी, हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी थी, और लोकतंत्र भी सही मायने में स्थापित करना था. क्योंकि अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित तो हमने कर लिया आज़ादी के बाद, भारत का संविधान बन गया और हमने एक राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित कर दिया, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारना था. हमें अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में तब्दील करना था. इट वाज ए बिग चैलेंज. और आज तक वो प्रोसेस चल रही है, जारी है. आज तक हमारे यहाँ पर नो डाउट वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट वी आर लैकिंग as far as the socio-economic democracy is concerned. हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है अभी वो स्थापित नहीं हुआ है. अभी हमारे यहाँ पर इक्वलिटी है, जातियाँ हैं और जातियों के बीच में खाई हैं, और गरीबी बहुत ज़्यादा है. गरीब और अमीर के बीच में बड़ा गैप है. तो जो गरीब आदमी है उसके लिए वोट का क्या महत्व है ये हम समझ सकते हैं. गरीबों के वोटों को कैसे खरीदा जाता है, कैसे उन्हें ललचाया जाता है, कैसे उनकी वोट और पॉलिटिकल राइट्स के साथ खिलवाड़ किया जाता है. वी कैन सी इट, हम इसे देख सकते हैं. तो ट्रू मायने में अगर हम कहें तो इंडियन डेमोक्रेसी पॉलिटिकली तो स्ट्रांग है. सबको राजनीतिक अधिकार मिल गए, सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल गई, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी का क्या? सामाजिक और आर्थिक समानता का क्या? सोशल जस्टिस का क्या? आज भी हमारे यहाँ पर 80% लोग जो हैं वो साधन विहीन हैं, रिसोर्सेस लेस है. 20% people having 80% resources, 80% people having 20% resources. इस तरह का गैप है. तो ये गैप हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा. हालांकि ये अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था. ये आज़ादी के समय भी समस्या थी और आज भी बनी हुई है. डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टैब्लिश करना, उन्हें इम्पार्शियल बनाना, उन्हें इफ़ेक्टिव बनाना,
ताकि वो अनबायस्डली, ऑनेस्टली लोगों के लिए काम कर सके और एक ट्रू डेमोक्रेसी देश के अंदर एस्टैब्लिश हो जाए। ये एक चैलेंज था और उस चैलेंज को हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन बना करके लगभग उस चैलेंज को भी पूरा करने का प्रयास किया। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को तो हमने स्थापित कर दिया। तीसरा चैलेंज था डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, विकास और कल्याण, जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर ना। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, आवर इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी बैड। वी हैड poverty, illiteracy, unemployment, backwardness, पिछड़ापन, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हमारे सामने थी। अब हम ऐसी स्थिति से बाहर निकलना था, ये भी एक चैलेंज था और देश को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाना था, है ना। हमें स्कूल बनाने थे, हमें कॉलेज बनाने थे, हमें पुल बनाने थे, हमें सड़कें बनानी थी और एक एग्रीकल्चर को डेवलप करना था, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा लगी हुई थी, आज भी लगी हुई है। तो एग्रीकल्चर पर ध्यान देना था, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी थी, है ना, PSUs बनाने थे, डैम्स बनाने थे, कैनाल्स जो है हमें खोदनी थी, नहरें बनानी थी, नदियों का जो पानी है उसका इस्तेमाल करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो ये सारे चैलेंजेस थे। विकास प्रमुख चैलेंज था, मुख्य चैलेंज था, क्योंकि हमें गरीबी से बाहर निकलना था और गरीबी से बाहर निकलने के लिए विकास जरूरी था। तभी लोग, और उसके साथ साथ लोगों का कल्याण करना था। जो बहुत सारे लोग बेचारे दीनहीन अवस्था में थे, जो पुअर थे, पॉवर्टी के जो शिकार थे, उनको पॉवर्टी से बाहर लाना था। तो ये इट वाज ऑल्सो ए चैलेंज। अनदर चैलेंज वाज सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज। अब जब देश आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे जो सिख और हिंदू थे। उनको यहाँ पर सेटल करना था, उनकी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम करना था, उनको यहाँ पर पूरी तरह से बसाना था। ये भी एक चैलेंज था, क्योंकि दूसरे माहौल से आकर जब आदमी एक दूसरे माहौल में जाता है तो उसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उसे एक आश्वासन देना पड़ता है, उसे एक माहौल देना पड़ता है ताकि वो वहाँ पर रच बस सके और एक से अपने आप को सिक्योर फील कर सके। ठीक है, तो उसको हमें मेन स्ट्रीम में लाना था। इसके अलावा यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देश के अंदर देश के जो प्रिंसली स्टेट थे, जब देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमारे सामने एक बड़ी समस्या आई और वो थी यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। वी हैड 565 princely states at the time when India got freedom. It was a bigger challenge to integrate these princely states with India. क्योंकि जब 1947 में जो प्लान आया था, जिसके जो एक्ट आया था, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, तो उसके अंतर्गत इन प्रिंसली स्टेट्स को इनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, चाहे वो इंडिया में जुड़ जाएं, और तीसरा भी इनको ऑप्शन दिया गया कि ये चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री भी रह सकते हैं। तो कितना ज़्यादा रायता फैल गया था, यू कैन सी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि इतने सारे स्टेट्स को एकजुट करना था और भारत के साथ जोड़ना था। अगर ये प्रिंसली स्टेट में से कुछ भी अगर अलग इंडिपेंडेंट रह जाते तो आज भारत का नक्शा ही बिल्कुल अलग होता। तो इन सबको एकजुट करना, भारत के साथ जोड़ना था, मान मनोबल के साथ, समझा बुझा करके, अधिकतर तो समझा बुझा करके ही साथ जुड़ गए और इसका जुम्मा सौंपा गया यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रिंसली स्टेट से बात की और इनके सामने एक प्लान रखा, एक योजना रखी
कि भाई आप जो है आपको हम कुछ पेंशन दे देंगे, आपको एकोमोडेट करेंगे, आप